कलावती सोफिया से मिलती है और उससे उस कहानी और पेंटिंग के बारे में पूछती है। सोफिया भी घबराते हुए कहती है, वो तो बस ऐसे ही मेरे मन में आया तो मैंने लिख दिया। सोफिया सोचती है, पता नहीं अब बेला कहाँ चली गई। कलावती भी पूरी पार्टी में बस सोफिया को ही शक भरी नजरों से देख रही थी। तभी विवान सोफिया के पास आता है और उससे बात करने लगता है। विवान को सोफिया से बात करते हुए समर देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह विवान को पकड़कर घर से बाहर गार्डन की तरफ लेकर आता है और उसे जलील करने लगता है और मारते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड पर डोरे डालने की? तेरी औकात तो उसकी जूती से भी बात करने की नहीं है। तभी वहाँ सोफिया भी आ जाती है। सोफिया ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखा था। समर सोफिया को अपने पास लेकर आता है और विवान से उससे माफी मांगने के लिए कहता है। विवान रोते हुए सोफिया से माफी मांगने जाता है। तभी समर विवान को रोक देता है और कहता है, तू सोफिया से नहीं बल्कि उसकी जूती से माफी मांग, यही तुम्हारी औकात है। समर रोते हुए उसके सैंडल को सॉरी बोलता है और समर हंसते हुए वहाँ से सोफिया को लेकर चला जाता है। इधर कलावती का हस्बैंड वीर आता है और कलावती से कहता है, क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। कलावती कहती है, हाँ, आज मैंने उस दरवाजे के पास एक लड़की को देखा। आज हमारा राज खुलते खुलते बच गया। अगर उस दरवाजे का राज खुल गया तो आकर्ष की मौत का राज भी खुल जाएगा। और उधर वो लड़की सोफिया, ना जाने कैसे उसे वो भयानक दास्तां पता है जो मेरे भाई वेद के साथ हुआ था। वीर कलावती को समझाते हुए कहता है, अरे वो आजकल की लड़की है, उसे क्या ही पता होगा, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स, यू डोंट वरी। एक दिन सुनैना के पिता की अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो सुनैना मेडिकल से दवा लाने जाती है। मेडिकल उसके घर से काफी दूर था और काफी रात भी हो चुकी थी, तो सुनैना शॉर्टकट लेते हुए जंगल के रास्ते से जाती है। तभी जंगल में उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनैना ने जंगल में दो अजीब से क्रिएचर्स को देखा, जिनके दो कीले दांत और खूंखार आंखें। वो एक लड़की का खून पी रहे थे। वह मंजर देख सुनैना के चीख निकल गए। उसकी चीख सुनकर वह सुनैना को देख लेते हैं, पर काफी अंधेरा होने की वजह से सुनैना उनका चेहरा ठीक से नहीं देख पाती और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। अगले दिन यह बात आग की तरह फैल जाती है, यहाँ तक कि सुनैना मीडिया वालों से भी उस इंसिडेंट के बारे में बता देती है। न्यूज में कलावती सुनैना का इंटरव्यू देखती है तो वह गुस्से में अपनी राक्षसी अवतार में आने लगती है और गुस्से से अपने दोनों बेटों को बुलाकर एक थप्पड़ लगा देती है और उन पर चिल्लाते हुए कहती है, ये हरकत तुम दोनों की है ना। विराट और समर कुछ ना बोलते हुए सर नीचे झुका लेते हैं। कलावती गुस्से में कहती है, मैंने मना किया था ना कि तुम दोनों मेरे बिना शिकार मत करना, और अगर शिकार किया भी तो शिकारी को जिंदा क्यों छोड़ दिया? तुम्हें पता नहीं है क्या, हम राक्षस इंसानों के बीच अपनी पहचान छुपा कर एक नॉर्मल इंसानों की तरह रहते हैं ताकि किसी को हम पर शक न हो और हम अपना शिकार भी करते रहें। पर तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से ये बात मीडिया तक फैल गई। कलावती अपनी राक्षसी अवतार में आ जाती है और अपने बेटों से उस लड़की को जान से मार देने के लिए कहती है। फिर दोनों सुनैना पर नजर रखने लगते हैं और मौके की तलाश में होते हैं कि कब सुनैना उन्हें अकेले मिले और वो दोनों सुनैना को मार दें। एक दिन बेला सुनैना से मिलती है। सुनैना बहुत घबराई हुई थी। बेला समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। बेला सुनैना का हाथ पकड़ लेती है और उसके मन की बात जान लेती है। वह सुनैना को शांत करती है और उसे समझाती है कि अब से वह अकेले कहीं ना जाए और वह उसे फोन करके अपडेट्स देती रहे। सुनैना बेला से कहती है, थैंक्स बेला, तुम मेरी हमेशा हेल्प करती हो और इस इंसिडेंट ने मुझे इतना डरा दिया है कि मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की। अगले महीने एग्जाम्स हैं, इसलिए मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ स्टडी करने। और सुनैना लाइब्रेरी चली जाती है। पढ़ाई करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। रात होने की वजह से चंद लोग ही बचे थे लाइब्रेरी में। विराट और समर पहले से ही उस पर नजर रखे हुए थे। लगता है आज उन्हें वह मौका मिल गया। सुनैना बेला को फोन करती है और उससे कहती है कि वह लाइब्रेरी में है और अब घर जा रही है। तो बेला उससे अकेले घर जाने से मना करती है क्योंकि उसका घर उसी जंगल से होकर गुजरता था। पर सुनैना कहती है, इट्स ओके बेला, मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो, वैसे भी तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तुम रिलैक्स रहो। और सुनैना फोन काट देती है और अपनी स्कूटी से घर की तरफ रवाना होती है। समर और विराट भी अपनी कार से सुनैना का पीछा करते हैं, पर उन्हें ऐसा करते हुए विमान देख लेता है और सोचता है ये दोनों सुनैना का पीछा क्यों कर रहे हैं, अब क्या चल रहा है इनके दिमाग में। और विमान भी अपनी कार से उनका पीछा करने लगता है। तभी जंगल में वो दोनों अपनी कार से सुनैना की स्कूटी को टक्कर मार देते हैं।
जिससे सुनैना नीचे गिर जाती है और उसे काफी चोट भी आ जाती है। तभी वह दोनों अपने भयानक राक्षसी अवतार में सुनैना के पास आ जाते हैं, जिन्हें देख सुनैना की चीख निकल जाती है। सुनैना की आवाज सुनकर विवान भी वहाँ आ जाता है। वह दोनों सुनैना पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि विवान वहाँ आ जाता है और उन्हें रोक देता है। विवान उनका राक्षसी अवतार देखकर बहुत डर जाता है और कहता है, समर, विराट, ये तुम दोनों को क्या हो गया है? तुम दोनों का चेहरा, ये खूंखार आंखें और ये दो नुकीले दांत, ये कैसे हो गए? और तुम दोनों सुनैना को क्यों मारना चाहते हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो दोनों विवान पर हंसते हुए कहते हैं, अबे फट्टू, तू बचाएगा उसे हमसे? तू खुद को तो बचा नहीं पाता है, तो उसे क्या बचाएगा? सुनैना बहुत डर जाती है और वह बेला को फोन करती है, पर बेला का फोन साइलेंस पर होने की वजह से उसे पता नहीं चलता। उधर वह दोनों विवान को मारने लगते हैं, फिर सुनैना की तरफ बढ़ते हैं उसे मारने के लिए। हड़बड़ाहट में सुनैना का फोन नीचे गिर जाता है और उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो जाता है। सुनैना अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। विवान भी सुनैना को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है और यह सब उसके फोन में रिकॉर्ड हो जाता है। समर और विराट सुनैना को पकड़ लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ विवान आ जाता है और उन्हें रोकने लगता है। तभी समर विराट से कहता है, तू उस लड़की को देख, मैं इसे संभालता हूँ। विराट सुनैना के पीछे भागता है और समर विवान को मारने लगता है। उधर सुनैना भागते भागते एक खाई में गिर जाती है, तो विराट वापस आकर समर से कहता है कि हमारा शिकार इसकी वजह से हाथ से निकल गई, वह खाई में गिर गई, मैंने देखा पर उसकी बॉडी मुझे कहीं नहीं दिखी। समर पर मानो जुनून सा सवार हो जाता है, वह विवान को खूब मारता है। विवान रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, तुम दोनों तो मेरे भाई जैसे हो, मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। पर वह कहाँ मानने वाले थे। वह उसे मारते मारते उसी जगह आ जाते हैं जहाँ वेद का शरीर दफन होता है। वे दोनों उसे इतना मारते हैं कि उसी जगह विवान की मौत हो जाती है। समर विराट से उसकी बॉडी चेक करने के लिए कहता है, तो वह पाते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। वो दोनों अपने गुस्से और दरिंदगी में इतना बेकाबू हो जाते हैं कि उन्हें खुद पता नहीं चलता कि कब विवान की मौत हो गई। वो दोनों बहुत डर जाते हैं और उसकी बॉडी वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ मूसलाधार बारिश होने लगती है। और विवान का खून बारिश की पानी से बहकर वेद की कब्र के अंदर जाने लगती है। विवान का खून पाते ही वेद की आत्मा उसका शरीर छोड़कर आजाद हो जाती है और उसकी आत्मा विवान के शरीर में प्रवेश कर लेती है और वेद फिर से विवान के शरीर में जिंदा हो गया। जैसा कि राजपरी वेदिका का श्राप था, वह श्राप विवान का खून और उसका मृत शरीर पाकर टूट गया और वेद फिर से विवान के शरीर में जिंदा हो गया। वेद के वापस आते ही यह कहानी क्या रुख लेगा, कौन सा कहर आएगा और क्या राज दफन कर रखा है कलावती ने, क्या हुआ था उसके भाई आकर्ष के साथ, क्या वेद अपने भतीजे विवान के कातिलों से बदला लेगा और क्या है उस दरवाजे के पीछे का राज। आगे जानने के लिए देखते रहिए जुनूनियत की यह दास्तां। पार्ट 4 हम जल्द लेकर आएंगे, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।